गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट किए हुए थे। तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुंच गए थे और आगे वाली क्लास में अभी हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। एक सेकंड बच्चे, सिर्फ स्क्रीन अभी आ जाएगी आपके सामने। इतना आप सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल लीजिए। जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालेंगे और कॉपी के अंदर आप जल्दी से रिवाइज करेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपने लास्ट क्लास के अंदर यही पढ़ा था समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो सभी बच्चे एक बार क्षेत्रफल का सूत्र याद करेंगे। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना कैमरा बंद रखेंगे, कोई भी बच्चा कैमरा ऑन नहीं करेगा। चलिए देखिए हम क्या चीज पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। लास्ट क्लास में हमने ये चीज कंप्लीट की थी, समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। आप जानते हो कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि हमारे पास में एक चतुर्भुज एबीसीडी है। एक चतुर्भुज एबीसीडी है जिसमें ए यानी कि जो ए बी भुजा है वो सी डी के समांतर है। ठीक है। अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो आप सभी बताइए इसका परिमाप कितना होगा। आपने कहा सर इसका जो परिमाप होगा वो होगा चारों भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सभी का मान भर देते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ए बी का मान ए है, ए प्लस बी सी का मान बी है, प्लस सी डी का मान कितना है हमारे पास में, सी है, और ए डी का मान कितना है हमारे पास में, डी है। तो जब आप इसको लिखोगे तो परिमाप का कोई सूत्र नहीं है, यानी कि जो समलंब चतुर्भुज का परिमाप होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और आप जानते हो कि जो परिमाप है वो हमेशा इकाई मात्रक में लिखा जाता है, यानी कि अगर हमारे पास में भुजाएं सेंटीमीटर में तो हमारा परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा, और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो हमारा परिमाप भी मीटर में आएगा। ठीक है बच्चे। और हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था समलंब चतुर्भुज का सर क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप जानते हो कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? आप सबसे पहले ऊंचाई देखो, यानी कि दो समांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई। तो आपने देखा सर दोनों जो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की ऊंचाई है डीएम, जिसका मान हमें कितना दिया गया है, एच दिया गया है। तो सूत्र होता है क्षेत्रफल का 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब आप इसके अंदर अगर मान भरेंगे तो आप देख पा रहे हो कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि इसके अंदर कितना जाएगा, आप कहोगे सर समांतर भुजाएं ए और सी है, या फिर आप पहले ऐसे लिख सकते हो सर ए बी प्लस सी डी गुणा ऊंचाई कितनी है डीएम, और आप इनके मान भर दो तो हाफ गुणा ए बी का मान ए प्लस सी डी का मान सी गुणा, और हमारे पास में डीएम का मान कितना है, एच। तो सभी बच्चे इस कॉपी को इसको जल्दी से कॉपी के अंदर लिख लेंगे सर सभी भेज बच्चे। दिया। हाँ देख लिया बच्चे हमने, आ गया ऐसे हिसाब का। ठीक है। तो सभी बच्चे क्षेत्रफल का सूत्र अपनी कॉपी में लिख लेंगे, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम सर आगे चलते हैं। हाँ जी बोलिए बच्चे। चैट सेक्शन में लिखकर भेजो, आवाज नहीं आ रही है, शायद आपकी आवाज कट जा रही है। ठीक है बच्चे, नहीं आ पा रही है बच्चे आपकी आवाज, आप चैट सेक्शन में लिखकर भेजो, हम जल्दी से देख लेंगे मैसेज। सर अगर हाँ जी। एरिया दे रखा हो और पैरामीटर हाँ पूछ ले हाँ तो क्या किया जाए? बिल्कुल, हम अभी आपके क्वेश्चन को एक क्वेश्चन दे देते हैं आपके सामने। ठीक है। उसके अंदर आप बताना हमें। देखिए सबसे पहले आपके सामने एक रिकॉल टेस्ट आ गया है, तो सबसे पहले आप इसका एक रिकॉल टेस्ट हल कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। इसका एक बार रिकॉल टेस्ट आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर, तो सभी बच्चे इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में आप पोल सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन वोट करेंगे। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया कुछ समय के लिए, कि सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में सभी बच्चे क्या करें, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। कि आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है प्रश्न के अंदर, बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज, वरना माइक हम अपनी तरफ से बंद कर देंगे, आप ओपन नहीं कर पाओगे फिर पूरी क्लास के दौरान। तो सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। सर मैं डेली क्लास नहीं लेता
इसलिए मुझे इस सवाल का पता नहीं है। ठीक है, वो कोई बात नहीं बच्चे, आप माइक ओपन मत कीजिए बच्चे क्लास के बीच बीच में। हम बोले भी थे कि आप आज की क्लास में ध्यान देना, ये लास्ट क्लास था। ठीक है, ये लास्ट क्लास का सूत्र का इस्तेमाल कराना है। देखिए, यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि आपको नीचे एक आकृति दिखाई गई है जिसका क्षेत्रफल है वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको पूछ दिया गया है कि जो भुजा पीएस और क्यूआर के बीच की दूरी है वो आपको निकालनी है, जबकि भुजा पीएस का मान आपको 8 सेंटीमीटर दिख रहा है और भुजा पीक्यू का मान आपको 10 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करें। देखिए, आपको अभी थोड़ा सा हिंट दे दिया जाता है कि आप कहोगे सर जो आर क्यू है वो एस पी के समांतर है, क्योंकि इस पे एक निशान लगा हुआ है एरो का, ये समांतर है। अगर आर क्यू एस पी के समांतर है तो आप जानते हो एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक दूसरे के समांतर होता है, तो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि इतना तो पक्का हो गया है कि ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है? समलंब चतुर्भुज। तो सभी बच्चे जल्दी से इसको समलंब चतुर्भुज की हेल्प से जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद अपना सही आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, आप लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सही बच्चे इसको हल करेंगे। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। काफी सारे बच्चों का आंसर तो आने लगा है, बाकी बच्चे भी जल्दी से इसको क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि बच्चे भी जल्दी से, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था वो बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है बच्चे। चलिए, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आ रहा था, ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए जल्दी से। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, सभी अपना आंसर ध्यान से देखेंगे कि उन्होंने क्या चीज ऑप्शन में वोट की थी और क्या चीज उन्होंने आंसर लिखकर भेजा है। ठीक है, अब कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए, आपको क्या चीज दी गई थी और आपसे क्या चीज पूछी गई है। आपको यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज की आकृति दिखाई गई है और आपको इसका क्षेत्रफल दिया गया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा गया बताइए इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी। तो आप एक काम कीजिए, हम इसे को क्या कर देते हैं, हम पहले इसको एक बड़ी स्लाइड के ऊपर रख देते हैं ताकि आपको सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे जाए। देखिए, हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को जल्दी से देखेंगे। देखिए, आपको क्या चीज दी गई थी, आपको दिया गया कि जो आकृति में दिखाया गया वो एक समलंब चतुर्भुज है। आपने कहा सर ये एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था इस आकृति के अंदर आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म क्या है, समांतर है। यानी कि पी क्यू लिख सकते हैं आप, सॉरी आर क्यू समांतर है एस पी के। ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है। आप कहोगे सर क्षेत्रफल हमें दिया गया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं क्या होता है। आप कहोगे सर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं हमें पता है आर क्यू और एस पी समांतर भुजाएं हैं, तो आपने कहा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि हमने लिख दिया आर क्यू प्लस एस पी गुणा एच। एच यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये हमसे पूछा भी गया है और हमें ये सूत्र में इस्तेमाल भी करना था। हमने कहा ये एच हमने मान लिया, तो आपने कहा गुणा एच बराबर कितना हो गया, 90। अब आप सभी के मान रख दीजिए, 1/2 का मान 1/2 रहेगा, आर क्यू का मान कितना हो गया 10, एस पी का मान कितना हो गया 8, गुणा
एच का मान हमें निकालना है, बराबर कितना हो गया 90। आप एक चीज देखोगे कि 10 + 8 कितना हो गया हमारे पास में 18, यानी कि 1/2 गुणा 18 गुणा एच बराबर 90। जब आप यहां से एच का मान निकालोगे तो आप कहोगे सर एच तो इधर ही रहेगा, एच तो इधर ही रहेगा, एच बराबर 90 गुणा ये 18 है बच्चे, तो इधर आके कितना हो जाएगा 1/18 गुणा ये 1/2 है, तो इधर आके कितना हो जाएगा 2/1। जब आप इसको और आगे हल करोगे, आपने कहा सर 2 से तो 18 कट गया 9 टाइम पर, क्योंकि 2 में 18 होते हैं, और 9 से सर 90 कट गया 10 टाइम पर। तो आपको एच का मान मिल गया 10 सेंटीमीटर। कितना मिल गया आपको एच का मान 10 सेंटीमीटर। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको एच का मान 10 सेंटीमीटर मिल गया है, तो आप देखिए आंसर कौन सा होगा। आप कहोगे सर आंसर होगा हमारे पास में डी, 10 सेंटीमीटर। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें। आशीष ये चैप्टर चल रहा है क्षेत्रमिति का, बच्चे माइक ओपन नहीं करेगा कोई भी। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो माइक ओपन करके बताइए हमें। बच्चे प्लीज बेवजह की माइक ओपन मत करो, वरना हम आपके माइक परमानेंटली बंद कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आज सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे। रेखा देवी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज माइक बंद कीजिए। सॉरी सर, गलती से ऑन हो गया था। हाँ बच्चे माइक बंद कीजिए बच्चे प्लीज। देखिए अब हम आगे चलते हैं। सही बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग लिखेंगे। क्या कॉपी के अंदर हेडिंग लिखोगे आज आप? आशीष ये चैप्टर कोई सा नहीं है बच्चे, आप क्षेत्रविधि पढ़ते हो, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 13। उसी में से ये चीज आपको पढ़ाई जा रही है, चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है बच्चे, अब बार बार एक ही चीज लिखकर मत भेजो। चलिए देखिए क्या चीज दी गई आपको। आपको दिया गया है आज अपनी कॉपी के अंदर सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे कि आपको पढ़ना है जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल। अब ये जटिल आकृतियां क्या होती है, यानी कि आपके पास में कॉम्प्लेक्स शेप कौन सी होती है। तो सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग लिखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे जटिल आकृतियों के बारे में। देखिए जटिल आकृति कौन सी होती है, जब कोई आकृति दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनती है। जब कोई आकृति दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनती है, तो जो आकृति बनती है उसको हम कहते हैं जटिल आकृति। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो कि यहां पर आपको एक आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन पर इस आकृति का आपने कोई सूत्र तो नहीं पढ़ा कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आप कहोगे सर ये एक ऐसी आकृति है जो किससे मिलकर बनी है। आप यहां पर अगर एक लाइन बना दोगे तो आप कहोगे सर ऊपर तो एक त्रिभुज बन गया, और नीचे क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। यानी कि जो हमारे पास में पंचभुज है वो एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज से मिलकर बनी हुई है। और आप त्रिभुज का एरिया भी निकालना जानते हो, यानी कि क्षेत्रफल, और आप चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालना जानते हो, यानी कि आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे। जब आप दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इस पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जटिल आकृति समझ में आई, यानी कि जब कोई आकृति दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनती है तो उसको हम जटिल आकृति कहते हैं। यानी कि जो पंचभुज है हमारे पास में एक जटिल आकृति का उदाहरण है। ठीक है बच्चे, अब देखो अगर आप जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने की बात करोगे तो अभी हमने आपको बताया था कि किसी जटिल आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो छोटी छोटी सरल आकृतियों के क्षेत्रफल के योग से ज्ञात किया जाता है। यानी कि अगर आपको पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आपसे कोई पूछने लगे बताइए इस पंचभुज का क्या क्षेत्रफल होगा, तो आपको कहोगे सर ये जो पंचभुज है वो एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इन दोनों के अगर हमसे पूछा जाए बताइए पंचभुज का क्या क्षेत्रफल होगा, तो आपको कहोगे सर जो पंचभुज का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। यानी कि जो ए आर लिखा हुआ है सर इसका जटिल मतलब, का मतलब क्या होता है? बताते हैं बच्चे, माइक बंद कीजिए प्लीज। तो ए आर का मतलब यहाँ पर एरिया है, यानी कि इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, इतना सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि बताइए जटिल का मतलब क्या होता है, जटिल आकृति, सिर्फ आप ये चीज याद कर लो, जटिल आकृति का मतलब होता है कि वो आकृति जो आप जिनको आप छोटी छोटी आकृतियों के अंदर डिवाइड कर सको, यानी कि जिनमें आप देख सको कि वो दो या दो से अधिक छोटी छोटी आकृतियों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि आपके पास में एक स्टार होता है, जो तारा होता है, ये भी क्या होता है, ये भी जटिल आकृति का ही एक उदाहरण होता है। लेकिन पर आप देखोगे कि ये आप अगर इसको बनाओगे तो छोटे छोटे किसमें निकल जाएगा, ये छोटे छोटे त्रिभुज में डिवाइड हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। तो आप कहोगे कि ये जो हमारे पास में जटिल आकृति है त्रिभुज, सॉरी तारा, जिसका आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको छोटे छोटे त्रिभुजों में विभाजित कर लोगे। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं जटिल आकृति, जिसका आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। लेकिन पर जटिल आकृति क्या होती है, वो छोटे छोटे सरल आकृतियों से मिलकर बनी होती है। तो आप छोटी छोटी सरल सरल आकृतियों का क्षेत्रफल निकालो और उनको जोड़ दो, तो आपके पास में एक जटिल आकृति का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर, जो जटिल आकृतियां होंगी उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम छोटी छोटी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए से बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। देखिए, आप अगर आपसे कोई पूछने लगे कि इस आकृति का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका तो कोई सूत्र ही नहीं होता क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि बताइए इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने बताओ क्या सूत्र पढ़ा है इसके लिए, कोई सूत्र तो नहीं पढ़ा। हाँ, लेकिन पर ऐसा कर सकते हो ना आप कि सर एक काम करते हैं, इसको छोटी छोटी आकृतियों में बना लेते हैं। जैसे कि हमने इसको एक इस आकृति में बदल दिया और इसको हमने काट के देखो ऊपर लगा के दिखा दिया है आपको। यानी कि आपने इसको ऐसे जोड़ा और आपने इसको काट के यहां पर दिखा दिया कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप एक काम करो, इस बॉक्स का यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। तो इतना क्षेत्रफल हमें पता लग गया। इसी तरीके से आपने क्या करा, फिर से आपने कहा एक नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आपने कहा इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि आपको इतना क्षेत्रफल पता लग गया है आकृति का, ये पता लग गया है, ये पता लग गया है। अगर आपको बीच का क्षेत्रफल और पता लग जाए तो आप पूरी आकृति का क्षेत्रफल बता दोगे। और बीच में भी क्या दिख रहा है हमें, बीच में भी एक आयत दिख रहा है, यानी कि हम कह देंगे कि इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे आयत के सूत्र से और सभी क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। यानी कि अगर इसको कह देंगे क्षेत्रफल 1 है, ये क्षेत्रफल 2 है और ये क्षेत्रफल 3 है, तो तीनों को क्षेत्रफल को जोड़ करके आप पूरी आकृति के क्षेत्रफल को बता दोगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यानी कि आप छोटे छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालो और सभी का क्षेत्रफल जोड़ दो, तो आप पूरे के पूरे इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे इस आकृति का। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया कि अगर आपको एक जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो आप उसको छोटी छोटी सरल आकृति में बदल लो, उनका क्षेत्रफल निकालो और जोड़ दो। ठीक है, अगर तो सभी को समझ में आ गया जल्दी से वाई टाइप करो, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न के जरिए सीखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, यहां पर आपको प्रश्न नंबर 26 दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 26, पहले आप सभी बच्चे इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करो। हम आपको 2-3 मिनट देंगे। आपका हमने क्या कर दिया है, सभी का चैट सेक्शन कर दिया है बंद और हमने आपको कर दिया है पोल सेक्शन ऑन, कि सभी बच्चे पहले इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश कीजिए, सभी बच्चे। फिर हम आपको इसको समझाएंगे कि इस जटिल आकृति को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। पहले आप ही को दिया जाएगा कि पहले आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए और आपके पास में 3 मिनट का समय है कम से कम इसको करने के लिए। तो सभी बच्चे इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश कीजिए एक बार। अगर आपने 5:53 तक आंसर करना शुरू कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो फिर हम आपको अपने आप ही समझा देंगे। पर पहले आप एक बार ट्राई कर लो कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सर ये बीच में लाइन को काटना है क्या? अब बच्चे आपका जैसा भी मन करे, क्योंकि आपने इस आकृति के लिए कोई सूत्र तो नहीं पढ़ रखा। जब आपने इस आकृति के लिए कोई सूत्र नहीं पढ़ रखा तो आप जैसे मर्जी इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश कीजिए। आप देखो कि आप इसको कैसे छोटी छोटी आकृति में बना सकते हो। चलिए सभी बच्चे इसको हल करने की कोशिश करेंगे। आपके पास में 5:53 तक का पूरा टाइम है। जैसे ही 5:54 होगी तो हम आपको समझा देंगे, पर पहले आप ट्राई कर लीजिए सभी बच्चे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ ही बच्चे करते रहना, क्योंकि हम एक बार आपको भी मौका देंगे चैट सेक्शन में लिखने का कि क्या पता उन बच्चों ने सोल्व कर लिया हो जो बच्चे के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है। चलिए, काफी सारे बच्चों ने आंसर तो किया है, लेकिन पर लग रहा है सभी ने तुक्का लगा दिया है कि सर कोई ना कोई सा तो आंसर होगा ही, चलो लगा ही देते हैं क्वेश्चन, अगर कोई सा ABCD में से कोई सा तो सही होगा ही होगा। चलिए, 5:53 हो गई है। आप लोगों का पोल सेक्शन तो किया जाता है बंद और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है कि वो बच्चों को भी मौका मिले आंसर भेजने का जिन बच्चों को चैट सेक्शन मिलता है, सिर्फ उनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है। बच्चे आपने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है
कोई बच्चा आंसर भेजना चाहता है तो भेज सकते हैं। ठीक है, 2-3 बच्चों को यहां पर भी आंसर आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब कोई भी बच्चा टाइप मत करना, हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, वरना तो आप इसी में लगे रहोगे, फिर आप समझने की तरफ ध्यान नहीं देते। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। अब आप सभी बच्चे ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक चीज बता देते हैं कि 26 जनवरी, 26 जनवरी और दिन है बुधवार। ठीक है, 26 जनवरी और दिन है बुधवार, और आप लोगों की रहेगी छुट्टी। ठीक है बच्चे, सबसे पहले तो आप ये चीज नोट कर लेना कि 26 जनवरी दिन है बुधवार, आप लोगों की क्या रहेगी, छुट्टी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, समझते हैं। देखिए, आपको यहाँ आकृति दिखाई दी है और आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया, बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हम इस आकृति को यहाँ से कट करके ले चलते हैं, एक नई स्लाइड के ऊपर लगाएंगे और वहां हम आपको इसको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप इसको देखिए कि इस आकृति को आप कैसे कैसे हल कर सकते थे। ये आकृति हमने यहाँ कोने पे लगा, बीच में लगा देते हैं इस आकृति को। ठीक है, चलो और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब आप सभी देख पा रहे होंगे। चलिए अब इस आकृति को कुछ बच्चे तो ऐसे हल कर सकते थे। सर एक काम करते हैं कि हम इसको पहले नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई। और उन्होंने कर दिया कि सर हम बीई को जोड़ देते हैं। बी को क्यों जोड़ देते हैं, बीई को जोड़ने से सर हमारे पास में ऐसा होगा, क्या हो जाएगा कि सर हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर निशान लगा हुआ है कि ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब आप हमें बताओ कि ये 5 सेंटीमीटर था, ये भी 5 सेंटीमीटर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो क्या बीई का मान 6 सेंटीमीटर होगा। अगर बीई का मान 6 सेंटीमीटर होगा तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कि बी का मान 6 सेंटीमीटर होगा तो वो एन टाइप करके भेजिए बच्चे। सर चैट अच्छा, ऑप्शन ऑन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, चैट सेक्शन ऑन करेंगे बच्चे, जब भी काम चलेगा। चैट सेक्शन हमने ऑन कर दिया है। अब आप हमें बताइए बी का मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगर बी का मान 6 सेंटीमीटर होगा तो अब आप सभी बच्चे कहोगे, सभी बच्चे अब देखो चैट सेक्शन में ज्यादा मत लिखो, अब आप सभी बच्चे स्क्रीन पर भी देखकर ध्यान दो। आपको सर ये जो एक जटिल आकृति थी जिसका हम क्षेत्रफल निकालने का सूत्र नहीं जानते, वो हमें दिखाई दे रहा है कि एक तो त्रिभुज बन गया है ऊपर ए बी ई, एक त्रिभुज बन गया है ऊपर ए बी ई। आपने कहा सर एक तो बन गया है त्रिभुज ए बी ई, और सर नीचे एक बन गया है हमारे पास में आयत। कौन सा आयत बन गया है, आप कहोगे सर एक बन गया है आयत बी ई डी सी। आप देख पा रहे हो एक बन गया आयत। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई होती है आयत का क्षेत्रफल, तो होता है बिल्कुल। आप कहोगे सर लंबाई हमें दिख रही है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें दिख रही है 5 सेंटीमीटर। आपने कहा सर 6 × 5, और आयत का तो क्षेत्रफल हो गया सर 30। यानी कि ये जो नीचे आयत है सिर्फ इसका क्षेत्रफल हो गया है हमारे पास में 30। अब ऊपर वाले त्रिभुज का और निकाल लेते हैं। ऊपर वाले त्रिभुज का कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर त्रिभुज का आधार बीई तो हमें पता है कि सर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है सर, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब सर हमें 1/2 भी पता है, हमें आधार का मान 6 दिख रहा है क्योंकि बीई 6, लेकिन पर ऊंचाई नहीं दिख रही। अगर आपको ऊंचाई नहीं दिख रही है तो ऊंचाई अब दिखेगी बच्चे। अब हमने इसको सारे को मिटाया। अब आप हमें बताओ कि पूरी कितनी आपको दिख रही है, आप कहोगे सर पूरी की पूरी ऊंचाई हम लोगों को दिख रही है यहां से लेकर यहां तक 8 सेंटीमीटर। और जब आपने बी को जोड़ा था तो ये भी 5 था, ये भी 5 था, तो सर ये भी कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि ऊपर की ऊंचाई बची सिर्फ 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो त्रिभुज की ऊंचाई बच रही है सर वो बच रही है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। तो आपने कहा सर 2 से कट जाएगा 6 3 टाइम में, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 3 × 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आयत था इसका क्षेत्रफल था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप दोनों को जोड़ दोगे तो 30 + 9 कितना हो गया बच्चे, आप कहोगे सर 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि ये 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो जल्दी से वाई टाइप करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना, सभी बच्चे वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को नहीं आया समझ में वो एन टाइप करें। चलिए सभी वेरी गुड। तो इसका आंसर कितना हो गया सर, इसका आंसर हो गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे पर्सन का, ताकि आपको याद रहे कि पर्सन सिर्फ ये पूछा गया था कि दिखाई गई आकृति का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है,
अब चलते हैं आगे। अब आपको एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 27। हम फिर से आप लोगों का चैट सेक्शन कर देते हैं बंद, और आप प्रश्न नंबर 27 को हल करने की कोशिश करें सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में जाकर के आप आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, तो गुड इवनिंग। जो बच्चे अभी क्लास लेट से ज्वाइन किए बच्चे, गुड इवनिंग। चलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल करेंगे। हल करने के बाद में सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सर हमारे पास पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं है। बच्चे जिन बच्चों के, कोई बात नहीं बच्चे, पोल सेक्शन नहीं, हम चैट सेक्शन ऑन करेंगे भी, आप चैट सेक्शन में आंसर कर देना। माइक बंद कीजिए बच्चे, रमेश ने इनके नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। चलिए आप सभी बच्चे जल्दी से ट्राई कीजिए। बच्चों ने सिर्फ अभी एक ही बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो सभी बच्चे भी हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना बच्चे। हम एक बार और बता देते हैं, जो बच्चे क्लास में नहीं थे वो एक बार और सुन लीजिए, कि आपका 26 जनवरी को आप लोगों की छुट्टी रहेगी। 26 जनवरी को आप लोगों की छुट्टी है, दिन है बुधवार। ठीक है बच्चों, चलिए। अब काफी बच्चों का आंसर आने लगा है पोल सेक्शन के अंदर, तो बाकी बच्चे भी क्या कीजिए, इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। रमेश नैन के नाम से बच्चे कैमरा बंद करके बैठेंगे, ऐसे बच्चे। आप क्या कर रहे हो बच्चे, कॉपी के अंदर हल नहीं कर रहे हो क्या? सभी बच्चे अपनी कॉपी लेकर बैठेंगे और कॉपी के अंदर हल करेंगे सभी बच्चे। ऐसा नहीं है कि कैमरा खोलकर घूम रहे हैं इधर उधर। कोई भी बच्चा अपना कैमरा खोलेगा नहीं, सभी बच्चे अपना कैमरा बंद करके अपनी कॉपी की तरफ ध्यान देंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल सेक्शन में, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। चलिए, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। आप लोगों का एंड पोल सेक्शन तो क्या, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए। ठीक है, चलिए। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। आपसे पूछा गया कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से कट करके क्या चलते हैं, इसको एक नई स्लाइड पे लेकर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जो आपसे चीज पूछी गई है। आप हमें बताइए कि आपको सारी भुजाओं के मान दिख रहे हैं ना। जैसे कि ये भुजा 4 सेंटीमीटर की यहाँ पर है, तो इसके सामने भी ये 4 सेंटीमीटर की है। अगर ये भुजा हमारे पास में 1 सेंटीमीटर की है, तो बच्चे इसके सामने भी 1 ही सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, यहां पर भी कितने की होगी, 1 सेंटीमीटर की। अगर ये वाली भुजा, अगर, सॉरी, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये वाली भुजा हमारे पास में कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है, तो इसके सामने वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से अगर ये 1 सेंटीमीटर की है बच्चे यहाँ पर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर की होगी। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया होगा, तो इसके छोटे छोटे आयत बना लेते हैं। सर एक आयत तो ये बन गया, एक आयत तो ये बन गया छोटा वाला, और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? आपने कहा सर इसकी लंबाई तो है 4 और इसकी चौड़ाई है 2। इस वाले क्षेत्रफल का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, इतना सभी को समझ में आ गया कि जो क्षेत्रफल हमने बनाया है ऊपर आयत का, वो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए। और जो नीचे आयत होगा,
बच्चे इसका क्षेत्रफल भी तो कितना होगा, आप कहोगे सर नीचे वाले आयत का भी क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। कितना होगा ये भी, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, नीले कलर से कुछ आयत बना लेते हैं। देखिए आपने इसको जोड़ा और आपने इसको भी जोड़ दिया। चलिए अब आप देखिए कि ये जो क्षेत्रफल हम काले कलर से शेड कर रहे हैं, जो छायांकित कर रहे हैं काले कलर से, आप कहोगे सर इस आयत की लंबाई तो है 5 और इस आयत की चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल हो गया 5 गुणा 1, वो हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आया कि इन दोनों आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जो हमने भी काले कलर से कलर कलर किए। ठीक है, यानी कि हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास में बच गया है, अब जो हमारे पास में बच गया है, जो आप देख पा रहे हो आयत, आप देख पा रहे हो जिसको हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं सेड, जिसके अंदर हम सर्कल बना रहे हैं ग्रीन कलर के, ये भी एक आयत है। इसकी लंबाई कितनी है सर, ये 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है कि नहीं। आप देखो ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो आप कहोगे सर इस आयत का क्षेत्रफल हो गया 5 गुणा 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया इसका आंसर, आप कहोगे सर 5 गुणा 4 ये हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस वाले आयत का क्षेत्रफल हो गया है हमारे पास में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूरी आकृति का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कहोगे सारे क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। आपने कहा सर 8 + 8 + 5 + 5 + 20। अब आप जोड़ो तो 5 और 5 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, 8 8 कितना हो गया 16, यानी कि 16 + 10 + 20। जब आप जोड़ोगे तो 20 30 40 और 6 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी क्या है आपका सही आंसर है 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर ये हमें समझ में आ गया है। सभी को समझ में आ गया है ना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे, यानी कि सर इसका आंसर तो आपको पता लग गया है। कितना इसका आंसर है सर, इसका आंसर हो गया 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर एक और हेडिंग डालेंगे। आप कॉपी के अंदर लिखोगे सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे, सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अच्छा आप लोग हमें बताइए हो कि सर्वांग सम आकृतियां आप जानते हो तो वाई टाइप करें, और अगर आप भूल गए हो नहीं जानते तो एन टाइप करो। सर्वांग समता हम लोगों ने पढ़ी थी, बताइए जानते हो। ठीक है, एक बार हम जल्दी से रिवाइज करा देते हैं सर्वांग समता क्या होती है, यानी कि सर्वांग सम क्या होते हैं। हम एक बार जल्दी से बता देते हैं बच्चे। देखिए मान लेते हैं दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है लाल कलर से जो हमने बना दिया है, और एक ये त्रिभुज है जिसको हमने हरे रंग से बना दिया है। जो चीज को ढक लेता है उसे सर्वांग कहते हैं। बच्चे ढकने से काम नहीं चलता। आप अपने आप को चादर से ढक सकते हो, क्या चादर और आप सर्वांग सम हो जाओगे, नहीं हो सकते ना। तो चीजों के ढकने से मतलब नहीं है बच्चे। देखो क्या चीज है, आप चीजों को समझने की कोशिश करना। आप जैसे कि आपका एक हाथ है, वो दूसरे हाथ के सर्वांग सम होता है, यानी कि आप सबसे पहले लिखिए उनका आकार सेम होता है, उनका आकार यानी कि सेम शेप होती है और सेम साइज होता है, यानी कि आकृति की सेम आकृति होती है और उनका सेम आकार होता है। ठीक है, यानी कि पहले तो वो दोनों ट्रायंगल होने चाहिए, यानी कि सेम शेप, यानी कि एक जैसी आकृति होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, सेम आकार, यानी कि सेम साइज होना चाहिए, यानी कि उन दोनों का आकार भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब जो आके दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में एक वृत्त है, बताइए ये वृत्त दूसरे वृत्त के सर्वांग सम होगा कब, जब इसकी त्रिज्या आर का मान दूसरे वृत्त की त्रिज्या आर के बराबर होगी। अगर इन दोनों वृत्त की दोनों की त्रिज्या बराबर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि दोनों वृत्त है। सबसे पहले तो सेम शेप होनी चाहिए, आपने कहा दोनों की आकृति एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा उनका आकार एक जैसा होना चाहिए। तो आकार कब बराबर होगा इनका, जब दोनों की त्रिज्या 7-7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरीके से सर्वांग सम आपको याद करना है कि सर्वांग सम क्या होता है, यानी कि पहले तो दो आकृतियां एक जैसी होनी चाहिए और फिर उनका आकार एक जितना होना चाहिए, आकार बराबर होना चाहिए,
तब वो दोनों सर्वांग सम कह रही थी कि त्रिभुज कब कब सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर एक चीज लिख लेंगे जल्दी से। क्या चीज लिख लेंगे? कि सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। कि मान लेते हैं एक ये त्रिभुज है पी क्यू आर, लिख देते हैं पी क्यू आर है, और एक त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी, ए बी सी। अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है कि अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो आपको होगा इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। समान यानी कि क्षेत्रफल जो होगा पी क्यू आर का, क्षेत्रफल जो होगा पी क्यू आर का उतना ही मान होगा क्षेत्रफल एबीसी का। अगर ये मान लो हमारे पास में आ गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी कितना होगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। ठीक है, देखते हैं आगे जल्दी जल्दी। है हमेशा बराबर होता है। जैसे कि यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज दिख रहा है पी, सॉरी ए बी सी, और एक त्रिभुज दिख रहा है आपको पी क्यू आर। तो आप हमें बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताइए। अगर सर्वांग सम है तो वाई, और अगर नहीं है तो एन। पहले तो आप इतना बताइए सही बच्चे। ठीक है, जिन बच्चों को ये सर्वांग सम दिख रहा है, जिन बच्चों को ये सर्वांग सम दिख रहा है, वो बताइए कौन से सर्वांग सम, कौन से नियम से सर्वांग सम है? सॉरी बच्चों, जुकाम हो रखा है थोड़ा सा। इनकी भुजाएं बराबर है सर। सर साइड एंगल साइड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, सॉरी माइक बंद रह गया था। देखिए कुछ बच्चे तो बोल रहे, बच्चे माइक बंद कर लीजिए सभी। कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं कि दोनों त्रिभुज एस 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 यानी कि भुजा 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 से सर्वांग सम है, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं एस ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा से सर्वांग सम है। तो देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होंगे? आपने कहा सर ये ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर हमें पी क्यू दिखाई दे रही है। ठीक है, इतना मान लेते हैं सभी की बात। ठीक है, आपने कहा सर बीसी हमें 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, सर क्यू आर हमें 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। ये भी बात मान लेते हैं हम आप लोगों की। ठीक है, क्या हमें एसी और पीआर बराबर दिखाई दे रहे हैं? आप कहोगे सर हमें एसी और पीआर के बारे में तो पता ही नहीं है, एसी और पीआर के बारे में तो पता ही नहीं है। तो जो बच्चे एस 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 से बोल रहे थे कि सर्वांग सम है, उन्होंने थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाया होगा अपनी तरफ से, और उन्होंने उसको निकाला होगा। जैसे कैसे निकाला होगा? उन्होंने कहा सर छोटे वाले अगर त्रिभुज को देखें तो सर यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है कि ये चीज इसके बराबर है। अगर ये पूरा 6 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। और आप जानते हो कि 3 4 5 का एक समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें 5 क्या होती है? हमारी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होती है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 5 क्या हो गया? कर्ण का मान आ गया। इसी तरीके से आप देख रहे हो ये 4 है, ये 3 है, तो ये भी 5 आ गया। यानी कि ये जो त्रिभुज है ये एस 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 से भी सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया ना आपको? क्योंकि ये पूरी 6 है। अगर यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है यानी कि ये भी 3 है और ये भी 3 है, और आप सिर्फ इतना समकोण त्रिभुज देखो एबीसी को, सॉरी एडीसी को, तो आपको होगा सर ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का मान 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सर यहां पर देखेंगे पी एस आर को, ये 4 है, ये 3 हो जाएगी क्योंकि 6 की आधी आधी, तो आपका होगा सर पाइथागोरस थ्योरम से ये भी कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए एस 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 से। ठीक है, सॉरी बच्चे स्क्रीन चली गई है, एक सेकेंड, अभी स्क्रीन आ जाएगी, एक सेकेंड रुकना। बाकी बच्चे इतने एक बार जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज कर लो। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन आ गई है शायद, स्क्रीन सामने अभी नहीं आई है बच्चे, एक सेकेंड और रुको, सिर्फ एक सेकेंड।
ठीक है, अब आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, शायद आ गई स्क्रीन। ठीक है, चलिए, तो आप क्या कहोगे? सर ये जो दोनों त्रिभुज है वो एस 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 से सर्वांग सम हो गए हैं, यानी कि जो त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है, यानी कि इनके जो क्षेत्रफल होंगे वो बराबर होंगे। चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। आप कहोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जल्दी से सभी बच्चे इसका जल्दी से बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जल्दी से भेजिए, कितना आएगा बच्चे? आप एक सूत्र लगाएंगे, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जल्दी से सही बच्चे इसका सूत्र लगा करके जल्दी से आंसर भेजेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। सभी बच्चे जल्दी से हल करें और जल्दी से आंसर भेजें कि सर इसका क्षेत्रफल इतना आएगा। ठीक है, बच्चों का आंसर आने भी लगा है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चे निकाल नहीं पा रहे कि इसका क्षेत्रफल। देखिए, जब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आप कहोगे सर हाफ गुणा आधार कितना है सर? आधार तो हमें त्रिभुज एबीसी का आधार दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई कितनी दिख रही है हमें? 4 सेंटीमीटर। तो आपने कहा सर 4 तो कट गया 2 से 2 बार में, और 6 दूनी कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपने कहा हाफ गुणा ऊंचाई हमें पीएस दिख रही है, तो ये किस पर ऊंचाई है? आप कहोगे सर ये ऊंचाई है क्यूआर पर। तो हमने कहा सर आधार तो हो गया क्यूआर और गुणा ऊंचाई हो गई पीएस। मान भर देते हैं, हाफ गुणा 6 गुणा 4, ये भी कितना आ गया हमारे पास में? आप कहोगे सर ये भी हमारे पास में आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कहोगे सर दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, और दोनों के क्षेत्रफल कितने? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि जो आकृतियां सर्वांग सम होती है सर उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और सभी बच्चे स्टार लगाकर अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेंगे कि समान क्षेत्रफल वाली आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं होता। यानी कि अगर हमारे पास में दो आकृति है उनका क्षेत्रफल बराबर है। बराबर कैसे क्षेत्रफल? देखो आप सामने देखिए, हमने एक त्रिभुज बना दिया। हमने क्या बना दिया? एक त्रिभुज बना दिया। और हमने क्या बना दिया? हमने बना दिया एक आयत। हमने बना दिया एक आयत। क्या इन दोनों के समान क्षेत्रफल हो सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकते हैं। अभी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था कि सर अगर आधार को 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई को 4 सेंटीमीटर ले ले तो त्रिभुज पी क्यू आर और एस इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस आयत को हम ए बी सी डी ले ले और इस आयत की जो भुजाएं हैं वो लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर ले ले, तो आप कहोगे सर इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई 4 गुणा 3, ये भी कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन पर आप हमें बताइए, क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर होने से क्या ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगी? आप कहोगे नहीं, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए सबसे पहले तो आकृति एक जैसी हो। सबसे पहले तो क्या हो? आकृति एक जैसी हो। जब आकृति एक जैसी होंगे उसके बाद में क्या होना चाहिए सर? उसके बाद में भी उनका आकार एक जैसा होना चाहिए, आकार बराबर होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये दोनों सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्षेत्रफल भले ही बराबर है। तो आप देखोगे कि आपको अगर एक आयत और एक त्रिभुज दिखाया जाए तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर आ सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन पर ये दोनों अलग अलग आकृतियां हैं, तो ये दोनों क्या नहीं हो सकती सर? ये दोनों सर्वांग सम नहीं हो सकती, ये दोनों सर्वांग सम नहीं हो सकती। ठीक है बच्चे, अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है कि अगर आकृतियां सर्वांग सम होंगी तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। लेकिन पर अगर क्षेत्रफल बराबर होंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि आकृतियां सर्वांग सम होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलिए जैसे कि आप और उदाहरण यहां देख सकते हो, जल्दी से आप हमें एबीसी का क्षेत्रफल बताइए बच्चे कितना होगा? आप कहोगे सर 1/2 गुणा आधार 6 गुणा ऊंचाई 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप हमें पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बताओ, क्योंकि ये तो हमने पिछली स्लाइड पे निकाला था इसलिए हमने बता दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप हमें जल्दी से पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा?
पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें बताइए कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताएंगे कितना होगा। पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, बच्चों के आंसर आने लगे। सर पी क्यू आर का क्षेत्रफल भी तो 12 ही होगा, 1/2 गुणा सर क्यू आर गुणा पी एस, यानी कि 1/2 गुणा 4 गुणा 6, और ये आ गया हमारे पास में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप हमें बताओ इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। आप ही हमें बताइए कि क्या त्रिभुज एबीसी, क्या त्रिभुज एबीसी और क्या त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है। बताइए क्या सर्वांग सम है। सभी का आंसर आ गया है नो सर। एक बच्चा बोल रहा है यस सर। भाई ये कैसे सर्वांग सम है, आप हमें बताओ कि सर इसकी भुजाएं तो है 5, 5 और 6, इसकी भुजाएं हो सकती है सर 5, 5 और 4। भाई अगर इसको हम 5 मान लें, अगर आ भी गई 5, तो 5, 5, 4, इनके आकार कहां से बराबर हो गए भाई। यानी कि इस वाले त्रिभुज में तो 5, 5, 6 की भुजाएं हैं, और इस वाले त्रिभुज में हमें एक भुजा 4 सेंटीमीटर की दिख रही है पहले ही, इसमें कोई भी 4 सेंटीमीटर की भुजा नहीं है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। ठीक है बच्चे, क्यों नहीं हो सकते पता लग गया। क्योंकि सर इसकी एक भुजा हमें पहले से ही 4 सेंटीमीटर दिख रही है। पीछे स्लाइड पर हमने देखा था कि ये एसी 5 सेंटीमीटर ही आएगा, लेकिन पर हमें यहाँ 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो बताओ इसकी कौन सी भुजा 4 सेंटीमीटर, ये तो 6 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। भाई उसकी कोई भी भुजा 4 सेंटीमीटर की नहीं है, तो आप कह दो कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अगर इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। अगर समझ में आ गया सभी को तो जल्दी से वाई टाइप करो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? चलिए आपके सामने एक प्रश्न आया है, प्रश्न नंबर 28, आप इसको हल करें, और हल करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद। सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में, प्रश्न नंबर 28 को हल करें, और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करिए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। अभी 3 बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, ये क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है, 6:30 बजने वाले हैं। आप इस टाइम किस वजह से ज्वाइन कर रहे हो बच्चे, जल्दी से माइक ओपन करके बताइए। अभी 3 बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है। आपकी क्लास का टाइम था बच्चे 5:30 से 6:30, और आप आ रहे हो 6:20 पर, जब क्लास खत्म होने वाली है। तो बताइए बच्चे, अभी भूल तक क्यों गए नहीं आए थे आप। भूल गए सर। लिंक नहीं आया था बच्चे आपके पास में। व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन बंद कर रखी है। ठीक है बच्चे, तो आप क्लास को टाइम से लिया करो, ऐसे तो आपको बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। चलिए सामने एक पर्सन दिखाई दे रहा है। आप इन दोनों दिया गया है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करें। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है बच्चे, आप सभी बच्चे जल्दी से इसको हल कीजिए। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। चलिए, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जा सकते हैं और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब हम आपका चैट सेक्शन फिर से बंद कर देते हैं बच्चे। अब आपका चैट सेक्शन फिर से बंद कर देते हैं। आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको क्या चीज दी गई है। आपको दिया गया है कि एक है त्रिभुज एबीसी, एक है त्रिभुज एबीसी,
ये दिख भी रहा है हमें, ए बी सी, और इसका क्षेत्रफल है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमसे पूछा गया है कि बताइए पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि हमसे पूछा गया है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। ठीक है, अच्छा आप हमें बताओ एबीसी और पी क्यू आर में कि आपको ये भुजा 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। अगर आपको दिखाई दे रही है तो हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर दिखाई दे रही है हम सभी को। ठीक है बच्चे, माइक बंद प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से, माइक बंद रखेंगे सभी अपना। क्या हमें ये 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है? यानी कि हमें एबीसी की दो भुजाएं त्रिभुज पीक्यूआर की दो भुजाओं के बराबर दिखाई दे रही है, और उन्हीं दोनों के बीच का कोण बराबर है। यानी कि आप जानते हो जब त्रिभुज की दो भुजाएं और उन्हीं के बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। किससे? एस ए एस से। बताइए सभी को चीज पता है ना कि जब दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उन्हीं के बीच का कोण बराबर हो जाता है तो दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं एस ए एस से। ठीक है, अगर आप सभी को इतना पता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो आप क्या चीज लिख दोगे? आप लिख दोगे कि सर इसका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके क्या होते हैं, क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसका आंसर आ गया है बी, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सभी को इतनी चीजें समझ में आ गई तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए। सभी को आ गया है? चलिए वेरी गुड। अब आपके लोगों के सामने एक और प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 29। आप इसको भी हल करें जल्दी से, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से, ठीक है, पोल के अंदर जल्दी से 29% को जल्दी से हल करके वोट कीजिए बच्चे। आपको दिया गया यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम है, पहले से सर्वांग सम है एबीसी और पीक्यूआर, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए त्रिभुज पीक्यूआर का आधार कितना होगा? सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और बच्चे अच्छे से कैलकुलेट करना, सिर्फ तुक्का मत लगा देना। अब काफी सारे बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आ रहा है, तो बाकी बच्चे भी क्या कीजिए, इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में जल्दी से आप पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। सभी बच्चे अपना आंसर भी देखते रहेंगे, यानी कि अपना आंसर भी याद रखेंगे कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन वोट किया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने बी ऑप्शन को वोट कर दिया है। तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। किसी और बच्चे को जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है तो जल्दी से वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आप लोगों का चैट सेक्शन भी बंद कर देते हैं। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सही बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर क्या दिया गया आपको। आपको दिया गया कि जो त्रिभुज एबीसी है और जो त्रिभुज पीक्यूआर है वो सर्वांग सम है। तो लिख दो कि ये जो त्रिभुज हमें दिख रहा है ये इसके सर्वांग सम है, कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है
त्रिभुज PQR के। और आप जानते हो जब जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है बताइए इसका आधार कितना होगा PQR का आधार। तो आप कहोगे सर PQR के अंदर हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऊंचाई दिखाई दे रही है 7, क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है 28, हमसे आधार पूछा गया है कितना होगा। तो एक काम करते हैं सर, इसको हम इसको कट करके ले चलते हैं एक अगली स्लाइड पर, और हम वहां पर आपसे पूछते हैं कि अगर इसका क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है इसका क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसका आधार कैसे निकालोगे। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये त्रिभुज है PQR। ठीक है, हम इसका नाम पूरा लिख देते हैं कि यहाँ से PQ हट गया है। अगर आपको उसका क्षेत्रफल दिया गया तो आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सर उसका सूत्र होता है कितना, कि इसका क्षेत्रफल तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सर सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सभी का मान भर देते हैं, 1/2 तो 1/2 रहेगा, आधार का मान QR हो गया और ऊंचाई का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, तो ये 28 हो गया। जब आप QR का मान निकालोगे तो QR का मान कितना हो गया बच्चे, आप कहोगे सर QR का मान हो गया हमारे पास में QR बराबर 28, क्योंकि QR इधर ही रहेगा। अब इधर 7 गुणा में तो इधर आके 1/7 हो जाएगा, और इधर 1/2 गुणा में तो इधर आके वो 2/1 हो जाएगा। यानी कि जब आप इसको कट करोगे तो 7 से कट हो गया 28 4 टाइम में, और 4 दूनी कितना हो गया 8। यानी कि आप कहोगे सर QR का मान हो गया है 8 सेंटीमीटर। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और आपको आंसर पता लग गया है कि इसका आंसर QR का मान कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो आप सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करो अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि हाँ सर इसका आंसर ए होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, हम आपका चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं कि सभी बच्चे जल्दी से टाइप कर सके कि समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए बच्चे जल्दी से। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो जल्दी से एन भी टाइप कर सकते हैं। ये सभी को समझ में आ गया, ठीक है सभी को समझ में आ गया। सुमेश के नाम से एक बच्चे जिनको अभी थोड़ा सा डाउट है, राहुल के नाम से एक बच्चे उनको डाउट है, ठीक है। तो हम इनको जल्दी से एक बार और बता देते हैं। बाकी बच्चे एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं होमवर्क का, कि ये आपका होमवर्क है जो लास्ट क्लास में आपको दिया गया था। अगर आपने किया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो आप ये होमवर्क कर लेना जल्दी से बच्चे, नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया तो वो जा सकते हैं, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो बच्चे जल्दी से सामने स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए ये पर्सन आपको दिया गया था राहुल और सुमेश के नाम से जो बच्चे हैं, प्लीज वो जल्दी से ध्यान देना। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे।